तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली का हम सुबह मॉर्निंग में इकोनॉमी टाइम्स पढ़ते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज को आपके साथ में डिस्कस किया जाता है। तो आज है डेट 11 अगस्त। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया होगा। तो पूरे न्यूज़पेपर में तो एक ही चीज थी मेन, वो थी आरबीआई की मीटिंग हुई थी। बेसिकली थर्ड बाई मंथली मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? थर्ड बाई मंथली मीटिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के अंडर में एक कमेटी बनी हुई है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। उसकी है ना, इस साल की थर्ड मीटिंग थी। हर 2 माह में होती है। सबसे पहले कब हुई होगी भाई? ये जो 2023-24 चल रहा है, इसकी पहली मीटिंग अप्रैल में हुई होगी। फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग जून में हुई होगी। फिर लेटेस्ट में मीटिंग कब हुई? अगस्त में हुई। 8 से 10 अगस्त तक ये मीटिंग चली, 3 दिन तक। और लास्ट डे 10 अगस्त को जो आरबीआई के गवर्नर साहब आते हैं और अपना स्पीच के माध्यम से क्या क्या डिसीजन लिया गया उसको दिखाते हैं। ये कल हम समझ लिया था। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको पता है, इसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कल मैंने इस पर डिटेल डिस्कस किया था। कल मैंने शाम को इस पर बेसिकली एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा डिस्कस कर लिया था। आज इसको हम बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। ब्रीफ में मतलब डेटा डिवाइड करेंगे। बाकी इसको समझने लायक कोई बात नहीं है। कल मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले न्यूज देखिए, आरबीआई एमपीसी मीटिंग। एमपीसी में आपको पता है 6 मेंबर होते हैं। 3 तो आरबीआई से और 3 बाहर से होते हैं। 3 क्या होते हैं? एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये 6 लोग मिलते हैं मुंबई में, फिर डिसाइड करते हैं। इसमें जो आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं। कौन है? शशिकांत दास जी। ये इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये क्या करता है? इसके पास कई सारे हथियार होते हैं। जनरली महंगाई बढ़ती है ना, देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये एमपीसी क्या करता है? ये ब्याज दरें बढ़ा देता है, जिसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वो रेट होती है जिसको बैंक क्या करते हैं, जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। तो रेपो रेट बढ़ते ही बैंक भी क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। लोन महंगा हो जाएगा तो कई लोग लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो डिमांड घट जाएगी, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो आरबीआई के पास सबसे सिंपल हथियार होता है, जब जब महंगाई बढ़े तब तब क्या करो? रेपो रेट बढ़ा दो। तो उससे क्या हो जाता है? उससे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो दोस्तों, पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा महंगाई चल रही थी। तो अब तक जो अप्रैल के पहले की जो लगभग 1 साल भर की में आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट या 2.5% 50% रेपो रेट अब तक बढ़ा चुके हैं 2022 में, 2023 की स्टार्टिंग में। लेकिन पिछले 2-3 बार से अप्रैल में, जून में, ये अगस्त में, इन तीनों में क्या किया गया? रेपो रेट को कोई चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब लोन महंगा नहीं होगा। जो लोन रेट चल रही है वही चलेगी। लोन इससे ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा। तो जो भी लोग लोन लेने की सोच करते हैं, चिंता में थे कि आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। आरबीआई ने क्या किया? 3 बार से लास्ट अप्रैल से क्या कर रखा है? पोज कर रखा है। उसके पहले बढ़ाई थे कितनी? 2.5% रेपो रेट बढ़ाई थी। पहले एक जमाने में ये 4% हुआ करती थी। इसको बाद में बढ़ा के कितना कर दिया? 6.5% कर दिया। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद मैंने बता रखा है जैसे कि दोस्तों, ये रेपो रेट होती है। ये रेपो से 0.25% ज्यादा बैंक रेट और एमएसएफ होती है। और ये इससे जुड़ा हुआ होता है, कॉरिडोर होता है बेसिकली ये 0.25% का। तो जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया तो बैंक रेट में चेंज होगा? नहीं होगा। ये बैंक रेट पहले की पहले 6.75% बना हुआ है। इससे दोस्तों -0.5% होती है एचडीएफ। तो ये कितनी है? 6.25%। जब रेपो रेट में चेंज नहीं किया तो बाकी रेट में चेंज नहीं होता, वो वैसे की वैसे बनी रहेगी। रेपो रेट को बेसिकली आरबीआई चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग बैंक रेट और एचडीएफ सेट हो जाती है। तो इनमें भी देख सकते हो आप 6.75% है। एचडीएफ कितना है? 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों कोई चेंज नहीं किया गया। बेसिकली रेटों में कोई चेंज नहीं किया गया, लगभग सेम की सेम रखी है आरबीआई ने। तो रिवर्स रेपो रेट में लगभग जो पहले थी 3.35% वही है। एसएलआर दोस्तों इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, वही 18% है। इन सबको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि करंट न्यूज की खबर है दोस्तों। ये तो हम जब क्लास पढ़ाते हैं तब ये पूरा मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाने में कम से कम 2 लेक्चर चाहिए, 4 घंटे के, 2-2 घंटे के, तब जाके ये पूरा डिटेल में डिस्कस कर पाते हैं। तो अभी तो हम केवल न्यूज दे रहे हैं। एसएलआर में क्या हुआ? 18% का वैसा ही है। सीआरआर में कोई चेंज नहीं, 4.5% का 4% ही है। स्टार में कोई चेंज नहीं है। फोकस ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन वैसा का वैसा बना हुआ है। इसके बाद हम देख सकते हैं जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में आरबीआई ने पहले अनुमान किया था जून में कि कितना रहेगा? 6.5%। तो अभी यही अनुमान है कि 6.5% इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। लेकिन दोस्तों महंगाई के जो अनुमान में चेंज किया गया है, जब जून में मीटिंग हुई थी ना, जून 23 में, तब आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था कि जो इन्फ्लेशन कितनी रहेगी इस साल, एवरेज इन्फ्लेशन इस साल
5.1% रहेगी। लेकिन अभी हाल में टमाटर, टोमेटो, वेजिटेबल, फ्रूट की इनकी क्या हुई, प्राइस से बढ़ी है, तो अब आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि इस साल महंगाई ज्यादा रहने वाली है, तो इसको रिवाइज किया है 5.1% से 5.4% किया है। तो ये देख सकते हैं 5.4% डेटा। एक दोस्तों नया कंसेप्ट लॉन्च किया गया इंक्रीमेंटल सीआरआर का। इंक्रीमेंटल सीआरआर आप सबको पता होगा कि बेसिकली अभी जो 19 मई को, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, को क्या किया था, 2000 के नोट बंद कर दिए थे, 2000 के नोट बंद कर दिए थे। अभी सारे नोट कहां जाएंगे, बैंकों के पास जाएंगे। बैंकों के पास जाएंगे तो बैंकों के पास डिपॉजिट घटेगा बढ़ेगा, डिपॉजिट बढ़ेगा। अगर बैंकों के पास डिपॉजिट बढ़ेगा तो बैंक एक तरह से क्या होगा, बैंक और लोन देंगे, और ज्यादा लोन देंगे, तो बैंक और ज्यादा लोन देंगे तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं हम तो उसके लिए तो क्या करना चाहिए, देश में मनी सप्लाई को घटाना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई ने एक नया तरीका निकाला कि भाई आप जैसे सपोज करो 100 रुपए आपके पास जमा होते थे, तब आप है ना सीआरआर के रूप में कितना रखते थे, 4.5 रुपए आरबीआई के पास कैश में रख दिया करते थे। लेकिन नहीं, ये मई 2019 के बाद में, 2023 के बाद में आपके पास जो एडिशनल डिपॉजिट हुई ना, एडिशनल डिपॉजिट, इस पर आपको क्या करना है, 4.5% सीआरआर तो रखना ही है, साथ में 10% एडिशनल सीआरआर रखना है। क्या करना है, 10% एडिशनल सीआरआर मेंटेन करना है। इसी को क्या क्या कहा गया, इंक्रीमेंटल सीआरआर कहा गया। दोस्तों क्या कहा गया, इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर का मतलब कुछ नहीं, जो नया डिपॉजिट हो रहे हैं उस पर पुराना जो सीआरआर तो मेंटेन करनी है, साथ में एक्स्ट्रा कुछ सीआरआर को मेंटेन करना है, जिससे क्या होगा, जिससे बैंक लोन कम दे पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर कंसेप्ट लागू करने से लगभग 1 लाख जो है ना पैसे रुपये, 1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा हो जाएंगे। तो इतना बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए अब बैंक कम लोन दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। तो ये एक लेटेस्ट में अच्छा कंसेप्ट लेके आई है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि भाई टेम्परेरी बेसिस पे हम इसको परमानेंटली लागू नहीं कर रहे, अभी टेम्परेरी लिक्विडिटी बढ़ी है, बैंकों के पास डिपॉजिट बढ़ा है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको लागू कर रहे हैं। बाद में हम दोबारा डिसाइड करेंगे कि इसको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी भी साथ में लेके आती है। भाई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, ऐसे चीजों को लेकर। तो यूपीआई लाइट में कुछ सुधार लेके आया है, यूपीआई लाइट में कुछ सुधार लेके आए हैं। यूपीआई लाइट आप सब लोग जानते होंगे, यूपीआई लाइट का सीधा सा मतलब होता है ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन, बिना इंटरनेट के। आज की डेट में अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना हो तो आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन कई मोबाइलों में इंटरनेट नहीं होता है, कई जगह दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी ढंग से नहीं है। तो ऐसी जगह पर कनेक्ट करने के लिए क्या किया, यूपीआई लाइट कंसेप्ट लेके आया, जिसपे आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपके वॉलेट में सबसे पहले आप एक दिन में 2000 रुपए डिपोजिट कर सकते हो, फिर इसके बाद आप है ना इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अधिकतम लिमिट थी 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन, आप एक बार में 200 रुपये पेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 200 रुपये का भी कम होता है, कई चीजें नहीं आती 200 रुपये में। तो इसी को कल आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 500 कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा सिंपल, यूपीआई लाइट के तहत ट्रांजेक्शन की अधिकतम सीमा कितनी है, तो 200 नहीं है, 200 थी, कल इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। ये 500 का डेटा याद कर लेना। और कुछ विशेष नहीं था दोस्तों, बेसिकली ये लिमिट का आपको ध्यान रखना है। एक इसमें यह भी कहा गया कि भाई क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या करेंगे, आप कन्वर्सेशनल पेमेंट कर सकते हो। जो यूपीआई में क्या चल रहा है, पेमेंट करते हो, तो इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, वॉइस कमांड दोगे, यूपीआई ऐप खोली, आप वॉइस कमांड दोगे, तो बोट नहीं आता कि कई जगह देखा होगा आपने, बोट के माध्यम से काम होता है, तो ऐसे आप वॉइस कमांड करोगे बोल बोल के, तो अपने आप यूपीआई पेमेंट कर देगा। इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। कोई खास न्यूज नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, याद रखने वाली बात। इसके बाद दोस्तों एक नई सिस्टम कल अनाउंस किया गया, हालांकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है ये, अभी के डेट में आप लोगों को ये बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे से डेवलप होगा ना, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद, तब ये लगेगा कि ये भी यूपीआई की तरह ही काम करेगा। यूपीआई जब स्टार्ट में लॉन्च हुआ था 2016 में, तो मुझे याद है ज्यादा लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट हुआ, उसका फायदा लोगों को मिलता है, तब आप जनता क्या लगती है, आम जनता को लगता है कि चीज बड़ी है। तो ऐसे ही कल अनाउंस किया गया पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाएगा आरबीआई, फॉर किसके लिए, क्रेडिट के लिए, लोन देने के लिए। अभी देखो क्या, एक तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन लोन ले सकते हो, इसके लिए कई सारी डिजिटल ऐप है,
पर ये सब आप जानते हो फर्जीवाड़ा होता है डिजिटल एम में। इंटरेस्ट क्या बताते हैं, क्या लेते हैं बाद में, फिर वो क्या करते हैं बाद में फोटो देते हैं भेज देते हैं, बहुत सारी ब्लैकमेलिंग करते हैं। कई लोगों ने इसके चक्कर में डिजिटल ऐप से लोन के चक्कर में सुसाइड तक कर रखी है, यह न्यूज कई बार आ जाती है दोस्तों। तो अब आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई बेसिकली ये चाहता है कि जैसा कि क्या करो बाजार में, मतलब बाजार में क्या देश में कई सारा डेटा हर आदमी का अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा आपका होगा, नाम है, सब कुछ है, जन आधार कार्ड है, सब कुछ है आपका। कुछ गवर्नमेंट डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, होगा नहीं होगा। कुछ डेटा आपका कभी लोन लिया था तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती है उनके पास होता है, कुछ डेटा आपका अकाउंट एग्रीगेटर के पास होता है। ऐसे कई सारी जगह पे कुछ हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो, इनके पास आपका कुछ डेटा होता है, सबके पास डेटा होता है। तो एक प्लेटफॉर्म बना दो ऑनलाइन, क्या करो जहां से सारा डेटा यहां आ जाए, यहां से क्या हो सारा डेटा यहां आ जाए, और जिसको लोन अप्लाई करना है वो भी यहाँ क्या करे ऑनलाइन अप्लाई कर दे। तो ऑनलाइन ही क्या करेगा, सारा काम हो जाएगा, सब कुछ सैंक्शन लोन की सब कुछ क्या हो जाएगा ऑनलाइन हो जाएगा। बार बार में कागज नहीं मंगाना पड़ेगा। कागज जैसे मानो समझ करो इसमें ये हम बैंक मंगाता है भाई आप लोन लेने जाओ तो इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ 3 साल का, क्यों लेके आओ भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपका आईटीआर रिकॉर्ड है, तो क्यों ना बैंक सीधा वहां सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करे आपका आईटीआर डेटा एक्सेप्ट कर ले। ऐसे केवाईसी के लिए, अरे जब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका आधार कार्ड ऑलरेडी जमा है, उन्होंने तो बनाया, तो वो डेटा सीधा वहां से आ जाए ना, आपसे मांगने की बार बार में क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, फिर इसके माध्यम से लोन देने में सुविधा होगी। इससे दोस्तों वो लोग भी लोन ले पाएंगे जो अब तक लोन नहीं ले पाते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेयरी सेक्टर का। इसका मैं बताता हूं क्या फायदा मिलेगा, एक मिनट के लिए सुनना। एक किसान है, ये एक करके फार्मर है, ये डेली क्या करता है 10 लीटर क्या करता है जो मिल्क है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, ठीक है। पर इसका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, ये तो ऐसे इसने कैश पेमेंट दे दिया, इसने ले लिया, ठीक है, बात यहां तक पेमेंट हो रहा है, ले रहा है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा। अब ये किसान जब लोन लेने जाएगा तो बैंक इससे पूछेगा व्हाट इज योर क्रेडिट हिस्ट्री, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री कहां है, तुम्हारा पिछला बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी इनकम कितनी है, आईटीआर क्या, कि किसान को तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं, इसने आईटीआर नहीं बना, तो ये तुम्हारी आईटीआर इनकम टैक्स को रिटर्न लेके आओ तो अब हम लोन देंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, ये गवर्नमेंट से डेटा लेना भाई। हर महीने हर दिन किसान 10 लीटर दूध बेच रहा है, तो अगर एक सपोज करो गवर्नमेंट इसको 40 रुपए लीटर के हिसाब से 400 रुपए का पेमेंट कर दिए, तो इसका 12,000 रुपए महीना बनता है। कितना बनता है, 12,000 रुपए महीना बनता है, और 12,000 महीने को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 1,44,000, तो इसकी न्यूनतम इनकम है, गवर्नमेंट दे रही है इतना उसको। पिछले 3 साल में 5 साल में इसको कितना दिया होगा, तो अब आपको लोन देने में क्या दिक्कत है। उसके पास आईटीआर नहीं है, ठीक है बात, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट किया दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट से अगर ये डेटा, ये गवर्नमेंट की जो कंपनी है ये सरस होगी, ये डेटा अगर बैंक के साथ ऑनलाइन शेयर कर दे, तब फिर उस गरीब आदमी को दुख देने की क्या जरूरत है भाई तू आईटीआर लेके आ। तो इस प्रकार से इसका फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों आने वाले टाइम में। तो दोस्तों यही था कल का मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग में पूरा डिसाइड किया गया था। बेसिकली रिजर्व बैंक का क्या है, एक इनोवेशन हब है जहां पर नई नई खोजें चलती है, नई नई जो फाइनेंशियल जितने भी इनोवेशन होते हैं ना उसके लिए अलग से संस्था बना दी, अलग से जगह बना दी है, बेंगलोर में है, बेंगलुरु में। यहाँ पर रिजर्व बैंक का क्या इनोवेशन हब है जहां पे सब R&D का इनोवेशन का काम चलता रहता है। इसने ये कंसेप्ट लेके आए हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में इसको। और अभी तो ये बिल्कुल क्या है न्यू सेंटिया कहते हैं कंसेप्चुअल स्थिति में है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, 2 4 5 10 साल लगेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लगेंगे वो तो तब देखते हैं इसका और क्या डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा मुद्दा था यही समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।